अच्छा शरीफ साहब, हमें ये बताइएगा, जिस तरह औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि जो बजट खसारा है 2.7 से कम होकर 0.7% रह गया है, फीकस आमदनी $1902 हो गई है, 22 में से 16 सनती शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई है। तो ताजर बरादरी की तरफ भी कुछ मुस्बत ग्रोथ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें कि ये आने वाले बजट में ये जो मौजूदा जो पॉलिसी आई हैं उसमें कोई मुस्बत ग्रोथ आपको नज़र आ रही है? देखें, अगर मैं कोई एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाता हूँ जी, और मैं खूबसूरत मुसव्विर हूँ जी, लेकिन उसके अंदर अल्लाह मुझे माफ कर दे, जान तो अल्लाह ही डाल सकता है, वो जान नहीं डाल सकता जी जी, ठीक है ना। तो लिहाजा हालत ये है कि वो खूबसूरत खाका जो पेश कर रहे हैं जी जी, वो खाका लगता है, मुझे लगता है पाकिस्तान का नहीं है। अच्छा, वो किसी और मुल्क का ये खाका पेश कर रहे हैं। ठीक है। असल में यहाँ पे जो मैं अवामी आदमी और अवाम से उठ के आया हूँ, मेरे पास जो ग्रास रूट लेवल के लोगों की नब्ज है जी जी, वहाँ पे लोग परेशान हैं, वहाँ लोगों के कारोबार नहीं है जी, लोगों का मैशत का पहिया चल नहीं रहा है जी, लोग अपने जो से दुकानदार है वो दुकान का किराया नहीं दे सक रहा जी, जो वो मकान है वो मकान जिसका किराए पे वो किराया नहीं दे सक रहा, अपने मुलाजिमों को निकाल रहा है। जो फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री जो मैं छोटी सनत देख रहा हूँ वो अपने मुलाजमीन को निकाल रही है क्योंकि उनको तनख्वाहें पे नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने कम्पीट करना है बाहर। अगर हमने कोई एक्सपोर्ट करनी है चीज तो बाहर कर नहीं सकते हम, इसलिए कर नहीं सकते हैं कि वहां बाहर के लोगों की बिजली सस्ती है, बाहर के लोगों की गैस सस्ती है, यहाँ पे आपने बिजली और गैस को महंगा किया है। हम वहाँ के हमारे लोग जो है फैक्ट्रियां से जुड़ गए वो खत्म हो रही है, लोग बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ, और यहाँ पे जो 10, 12, 13, 14, 15 लाख रखता है, अरब करोड़ रुपया रखता है छोटा ताजिर, वो बाहर जा रहा है, अपने बच्चों को बाहर निकाल रहा है कि यहाँ से पाकिस्तान से चले जाओ, क्योंकि उसके बाद फ्यूचर उसको नजर नहीं आ रहा, ये छोटी सनत लगा नहीं सक रहे। मुझे आप बताए ना क्या ऐलान किया कि हम बिजली का रेट सनतकार के लिए 5 रुपए कर देंगे, 3 रुपए कर देंगे, 2 रुपए कर देंगे ताकि वो कम्पीट कर सके। गैस का रेट हम ये कर देंगे, क्या ऐलान किया है? बेरोजगारी की तरफ फेंक रहे हैं वो लोगों को। हालात ये है कि यहाँ पे लोगों को रोटी खाने का मौका नहीं मिल रहा है, वो एक वक्त की खाते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे हैं। जमीनी हकायक ये है। असल में मैं कल भी आपको कहा था, टेंटेड ग्लास में बैठ के धूप भी बाहर निकली और ऐसी चल रहा हो ना तो मौसम बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। अच्छा शर्जील साहब, बनी हुई है। अच्छा शर्जील साहब, मीर साहब ये हमें बताइएगा, अब ताजर बरादरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस्लाहात होनी चाहिए, क्या चीज़ें लानी चाहिए जिससे ताजर बरादरी के कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं? मैंने आपको कहा कि इस बार हमने एक चीज़ पे एप्रिसिएशन दी है, इनको अप्रिशिएट किया गवर्नमेंट को कि पहली दफ़ा उन्होंने अंजुमन ताजरान जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं उनके साथ मीटिंग्स 1.5 महीना की है और एक डिजाइन की है पॉलिसी। हाँ, अभी थोड़े से नकाइस मौजूद है लेकिन पॉलिसी बेहतर है क्योंकि फिक्स टैक्स की तरफ जा रहे हैं हम इंशाअल्लाह ताला। अगर 1-2 साल ये हमारे साथ बैठ के इसी तरह उसको खूबसूरत बनाते गए तो आप देखेंगे कि हमारा आम ताजिर 5,000 से लेकर 1 लाख तक एक ऐप बना होगा और वो कितने पैसे जमा कराएगा आप सोच भी नहीं सकेंगे कि इनको इनडायरेक्ट लगाने, टैक्सेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप ये समझते हैं, हमारी बात मान लीजिए, आप ये समझते हैं ये जो 1% टैक्स है ये ताजरों के लिए खुशाइंद है? नहीं, ये खुशाइंद नहीं है। मैंने आपसे कहा ना अपने मुंह में मेरी जुबान मत रखे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ बैठना बेहतर हो गया जी। मैंने आपसे ये भी कहा भी इसमें थोड़ी सी नकाइस मौजूद है, वो नकाइस यही है कि टैक्स रेट हमें कम करना पड़ेगा। अभी भी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता 0.25 पे लाएंगे जी। इसको जब 0.25 पे ले आएंगे जो देखिए ना, हमारे पास दाल चीनी वाले का जो बैठा हुआ है जो करियाने का काम करता है होलसेलर है जिसका दाल चीनी का, उनके ट्रक सौदा करते हैं और 1,000 एक ट्रक में बचता है, लेकिन उनकी सेहत नौसियां 25-30 लाख रुपए होती है। 10 लाख से ऊपर 1,000 रुपया बाद 2,000 बचता है उनको, वो 1% कहाँ से देंगे? इसलिए हम कैटेगोरिकल इसको रखेंगे ताकि तमाम तबकात इसके बीच में आ जाए, पॉलिसी में आ जाए। फिर इंशाअल्लाह ताला एतमाद करेगी गवर्नमेंट हम पे और हमने एक ऐप बनवाएंगे। उस ऐप में मेरे घर में 5 फाइल्स हैं, हर घर के ताजर के हर घर की 5-6 फाइल्स हैं, तो हर घर से आपको टैक्स मिलेगा इंशाअल्लाह जी। आइंदा आने वाले वक्त जी। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया जी। जुबैर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जिस तरीके से GDP की शरह औरंगज़ेब साहब ने बताया कि पिछले साल 3.7% रही,
इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बजट खसारा है 2.7 से कम होकर वो 0.7 रह गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या अदाद-ओ-शुमार हैं, क्या हक़ाइक़ हैं? देखिए, मैं तो उनके अदाद-ओ-शुमार को पहले भी आपको मैंने कहा, और आपने देखा होगा मैं बिल्कुल बजट के अदाद-ओ-शुमार पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अल्फाज का गोरखधंधा है। मैं तो एक अवामी आदमी हूँ। मैं 45,000 की तनख्वाह पे बात कर सकता हूँ कि 45,000 की तनख्वाह जब आपने बढ़ाई है, बहुत तीर मारा है आपने, उसमें आप एक मोटरसाइकिल रखने वाला बंदा, बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल का खर्चा पूरा जो हो करने में उसका 60,000 लग जाएगा एक महीने का, जो आपने उसके साथ जुल्म किया हुआ है। अब 45,000 रुपये आप उसको दे रहे हैं, 60,000 में उसके लवाजमात पूरे नहीं हुए, उसके एक्सपेंडिचर्स, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो हर घर की मजबूरी है। बिल नहीं देगा बिजली का, गैस का, पानी का, पेट्रोल नहीं करेगा इस्तेमाल मोटरसाइकिल पे, तो बेचारा कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? अब ये खुद कभी अंदाज़ा करें कि मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ को कहूँ कि मैम प्लीज़ 45,000 में महीना गुजार के दिखाएँ, नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो जुल्म है ना, जिस चक्की में ये पीस रहे हैं किसानों को, आप देख लें किस तरह सड़कों पे निकले हैं, बेचारे परेशान रहे हैं। और अभी आज के दिन में इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसको पुलिस जो है वो पार्लियामेंट हाउस तक जाने नहीं दे रही, और बहुत बड़ी दुनिया वहाँ इकट्ठी है। तो यार देखो, खुदा का वास्ता, ज़बान खलक को नकारा खुदा समझो कि तुम लोगों ने ये जो कुछ भी कर रहे हो इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। और पाकिस्तानी अवाम बड़ी गयूर अवाम है। ये जो हिसाब है ये उस दिन लेते हैं जब बैलेट का दिन होता है। और फिर एक बहुत बड़ी बात कि टैक्स पे बात कर लेते हैं। एक छोटा ताजर, एक परचून फरोश से 20,000 रुपया साल का जो है रिश्वत ले जाते हैं आपके डिपार्टमेंट के लोग, 20,000 रुपीज़। वो कहाँ से इकट्ठे करता है, कैसे इकट्ठे करता है, बट वो रिश्वत देता है। अगर उस पर 5,000 रुपया सालाना आप टैक्स लगा देते हो और ईमानदारी से कि भाई तुमने 5,000 रुपया साल का टैक्स देना है, तुम्हारे पास कोई बंदा नहीं आएगा, तो गलियों में 5-5, 7-7 दुकानदार बैठे हुए हैं, एक एक मोहल्ले से 35,000 रुपये आपको टैक्स मिलने का ईमानदारी का। और वो 5,000 रुपये सालाना 10 से 15 रुपये रोज़ नहीं बनते उस दुकानदार के, और वो खुशी खुशी देगा, क्योंकि आपके अंदर काली भेड़ें हैं काले हाथियों के दरमियान में। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको पाकिस्तान से ये कुर्सी का खेल बंद कर दो। आप कुर्सी के लिए एक दूसरे से दुश्मन हो जाते हो, एक दूसरे के सज्जन हो जाते हो। कल आप इतनी बड़ी एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे होते हो, जब कुर्सी का वक्त आता है आप गले मिल रहे होते हो। तो यही गले अगर आप पाकिस्तान के लिए मिल लें, एक बार मिल लो, खुदा का वास्ता है। यही वही मुल्क है, मुमलिकत है खुदादाद पाकिस्तान, जो कलमे की बुनियाद पे बना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से ठंडी हवा आई थी, आप लोग गर्म हवा के झोंके हो, आप हीटर हो, उस ठंडी हवा के दरमियान में आपको निकालना पड़ेगा। आपका पॉइंट आगे से बैठ। अच्छा शाहिद साहब, ये हमें थोड़ा सा बताइएगा, जो वफाकी हुकूमत का इस वक्त जो वाजिबुल अदा कर्जा है वो 82.26 अरब डॉलर है। इसमें हमने IMF के 9.9 बिलियन डॉलर देने हैं। जो शॉर्ट टर्म कर्जा है उसमें हमने 30.85 डॉलर देने हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक और ADB और दूसरे जो इदारे हैं उनके हमने 42.48 अरब डॉलर देने हैं। और गैर मुल्की बैंकों के कर्जे जो हैं 6.32 अरब डॉलर हैं। टोटल कितना हुआ? तो आप ये क्या समझते हैं 82.2 बिलियन डॉलर जो ये कर्जा है, तो इसमें ये जो हम इनकी जो सूद की अदायगी में जो इनकी जो किस्तें वगैरह आती हैं, तो इसमें जो आधी पेमेंट चली जाएगी, क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है कि इनसे जान छुड़वाई जा सके? यूनुस भाई, आपने बहुत अच्छी एक चीज़ के ऊपर निशानदेही की है। इसमें मैं समझता हूँ कि देखिए, आपने 82 बिलियन डॉलर का कहा कि जी पाकिस्तान का कर्जा है, ये इससे भी ज़्यादा है। अगर डोमेस्टिक बैंक्स का इसमें डाल दिया जाए जो शेयर है, तो इससे भी ज़्यादा है। तो अभी कर्ज़ों की वापसी तो बहुत दूर की बात है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट ईयर अगर 13,000 का हमने टारगेट रखा था टैक्स कलेक्शन का, तो उसमें से 7 से 8,000 अरब डॉलर तो सूद की अदायगी में चला गया जी। तो अब ये मुझे बताएं कि अगर 50% अमाउंट जो है, 50% से भी ज़्यादा अमाउंट जो सूद के मद में हम दे रहे हैं, तो बाकी फिर हम कर्ज़ों को उतारने के लिए फर्दर कर्ज़े ले रहे हैं और महंगे इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हैं। तो एक तारीख जगह की तरफ हम जा रहे हैं। उसमें एक और स्टेटमेंट है, इनकी जो सूद की अदायगी है वो औरंगजेब साहब ये कह रहे हैं उसमें 23% कमी आई है।
वो किस तरह आ गई, वो ज़रा समझाएं। सर ये देखें, जैसे कि मैं अब ज़ुबैर भाई की बात की तायीद करूँगा कि ये सारा अल्फाज का गोरखधंधा है, ठीक है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मतलब अगर आप फैक्ट्स पे जाएँ तो अगर कर्जा बढ़ेगा तो मार्कअप भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो उसकी अगर अदायगी किस तरह कम हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर से बिल्कुल हेर फेर करके ये फिगर्स दी जा रही हैं, एक लॉलीपॉप दिया हुआ है आवाम को। ना ये बजट जो दिया जा रहा है आवाम दोस्त है, ना बिज़नेस फ्रेंडली है, ना ही इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है। इन्वेस्टमेंट तो तब यहाँ इस मुल्क में आएगी जब लोकल इन्वेस्टर, लोकल ताजर, किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट उसके मुताबिक इस मुल्क की पॉलिसीज़ बनेंगी। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम स्टेक होल्डर्स को, जैसे कि शर्जील मीर साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा पहली दफ़ा इन्होंने हमें साथ बिठा के कुछ चीज़ें सेटल की हैं, तो देखें ये 2 साल पहले 3 साल पहले भी ताजरों के लिए एक पॉलिसी आई थी, एक स्कीम आई थी, वो उसमें क्या हुआ, कोई रिकवरी हुई नहीं हुई, अब नई स्कीम आ गई। तो मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है कि इनको एक टेबल पे बैठना चाहिए, आवाम का सोचना चाहिए, इस मुल्क के बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कोई ऐसी आसानियाँ पैदा करें, उनको उस स्टेक होल्डर्स को बिठा के उसके मुताबिक उसको कंटिन्यू कम से कम 5 साल की पॉलिसी हो जिसमें कोई आए दिन चेंजेस ना। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, इसमें एक नई चीज़ आई है इस बजट के अंदर, जो डिजिटल ट्रेडिंग है उसको कैपिटल गेन टैक्स के दायरा कार में लाया जा रहा है। जो क्रिप्टो करेंसी है, अगर आप इसका लेन देन करते हैं उस पर भी आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो 90 लाख के करीब लोग हैं पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर भी 10% से 30% टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? ये जो स्कीम जो है इसके ज़रिए कुछ बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल ऐसा है, जहाँ पे टैक्स लगाना चाहिए, जिस जगह पे लगाना चाहिए वहाँ पे होना चाहिए जी। हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं, क्योंकि मुल्क चलाना है, इतना बड़ा मुल्क है, इस पे एक्सपेंडिचर्स भी हैं, चलाना पड़ेगा। लेकिन जिन जिन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, देखिए ना अभी इन 2 सालों में पॉइंट आउट करें कौन जी, मैं बताने लगा ना, 2 सालों में चावल 90 रुपये किलो से 100 रुपये किलो तक बिक रहा था पहले 2-3 साल पहले, आज 350 से 400 रुपये किलो बिक रहा है। वो बताइए आटा कहाँ था, कहाँ बिक रहा था, घी, दालें, बेसिक जो है, बेसिक नेसेसरी आपके अवाम की, गरीब अवाम की। पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग जो है अशराफिया हैं और कितने फ़ीसद लोग गरीब हैं? तो आपने अशराफिया का तो लिए सोच लेते हैं, पर अब तो अशराफिया भी रो रहे हैं। तो गुरबा के लिए जो है आपका काम वो ये है, बहैसियत हुक्मरान आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की बहुत सी मिसालें दिया करते हैं, आपस में सब लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या आप किसी गरीब को रोटी देने में कामयाब हुए हैं? ये बजट होना चाहिए। आज आप अल्फाज का गोरख धंधा बताते हैं, जी हमने इतने अरब डॉलर देने हैं, वो पकड़े जाते हैं। आप बता रहे होते हैं, दूसरा जो मुर्शिदान बैठा है वो आपको कहता है झूठ बोल रहे हैं। आप एक बात करें कि जी कल से पाकिस्तान में ये फिलहाल हम 6 चीज़ों पे 50% की सब्सिडी दे रहे हैं। अगर आटा 200 रुपये किलो मिल रहा है तो 100 रुपये किलो कर रहे हैं, घी 500 या 600 है तो 250 कर रहे हैं। इस किस्म का दें तो देखें होता क्या है। एक तो मखलूक खुदा आपसे राज़ी होगी, बल्कि अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाएंगे। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इसके ऊपर क्लाइमेट लेवी जो है ना वो दुगनी कर दी है, वो उसमें बताया जा रहा है कि इसके ज़रिए 90 अरब रुपये जमा हुए। क्या आप ये समझते हैं ये टैक्स जायज़ है? सबसे पहली बात तो यह है, ये पेट्रोलियम मसनूआत जो इनके पास आई हैं, 24 जहाज़ हमारे पास ऐसे आए जिनका हमने 1 पाई भी अदा नहीं की, फ्री में आए जी। सबसे पहले ईरान ने हमें 2 जहाज़ दिए, 20,000 करोड़ बैरल तेल होता है उसमें, 2 जहाज़ ईरान ने दिए, 2 जहाज़ हमें MBS ने दिए, सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान ने, और उसका 20 जहाज़ हमें ईरान ने दिए, जिसमें से हमने 10 जहाज़ ट्रंप को दे दिए। और ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आज मुझे बहुत बड़ा तोहफा मिला है, मैं बता नहीं सकता हूँ जी। आप मुझे ये बताएं, अपने बैरूनी आकाओं को राज़ी करने के लिए, उन आकाओं को जिनका कुरान में वाज़े तौर पे कह दिया कि यहूद नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, और वो हर रोज़ कहता है आप उनके दोस्त हो, आप उनके दोस्त हो। ज़ुबैर साहब, अब जो मौजूदा सूरत है, आप क्या समझते हैं ये बजट जो है इसको आप किस तरह देखते हैं कि ये कुछ जो पाकिस्तान की अवाम है इसका अवाम दोस्त बजट है या अवाम दुश्मन बजट है? सर ये तो वाज़े तौर पे अवाम दुश्मन बजट है जी। अब ये खलीज की जंग ने जितना आपको फ़ायदा दिया किसने भी नहीं दिया।
जितने पैसे आपने कमाए हैं, आपने मेरी बात को उचक लिया था, अगर आप मेरी बात पूरी सुन लेते पेट्रोलियम मसनूआत वाली, तो आपको इतना पैसा आपके पास आया था कि आपके पास 28 दिन का स्टॉक होता है पेट्रोलियम मसनूआत का, आपके पास 90 डेज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना पेट्रोल आपको मुफ्त में मिल गया था। आपने बजाय कि उसमें रियायत करते आप 260 से 406 पे ले गए। आपने कितने ट्रिलियन रुपीस गरीब आवाम से कमाए, वो मोटरसाइकिलों में तेल डलवाने वालों से ना, जी जी, जो डलवा रहे हैं बेचारे अपने खून पसीने की कमाई से। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जो है बड़ी अकल के होश के नाखून लेने पड़ेंगे। जब तक आप अवाम दोस्त बजट नहीं बनाएंगे, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में आप नहीं कामयाब हो सकते। फिर वही फॉर्म 45, 47 इल्ज़ाम आप पे लगते हैं आने जाने वाले लोगों पे, और वो कई किसी हद तक दुरुस्त भी होते हैं कि आप धांधलियाँ करते हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान में आपने बजट के ऊपर कुर्बान कर दी हुकूमत अपनी वहाँ पे, अच्छा भला आपका वहाँ पे स्कोप था। आपका पॉइंट आ गया अंसारी साहब। अच्छा, ज़ुबैर साहब की बात को ना थोड़ा आगे लेके चलूँगा, उसकी तायीद करूँगा कि अवाम दोस्त नहीं है। उसमें देखें आप, अगर एक गरीब मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल डलवाता है तो वही पेट्रोल 382 या 83 रुपये लीटर है, और वही जेट फ्यूल का जो ऑयल है वो 282 है। मतलब पर लीटर अशराफिया के लिए रेट हो रहे हैं और आम आवाम के लिए रेट्स हो रहे हैं। वो पर लीटर 160 रुपये पर जो है एक लीटर के ऊपर लेवी टैक्स दे रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है सरासर ज़्यादती है। अच्छा शाहिद साहब का एक क्वेश्चन और है, उसमें ज़रा थोड़ा सा हमें ये बताइएगा। सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, इसके अलावा कारपोरेट इनकम टैक्स में भी कमी कर दी गई है, दूसरे टैक्सेस में भी कमी लाई गई है। तो इसकी IMF जो है ना वो शदीद मुखालफत कर रहा था। तो आप क्या समझते हैं कि ये उनके कहने के बावजूद उन्होंने टैक्सों में कमी कर दी है, तो ये आने वाले दिनों में क्या देखते हैं, IMF के साथ क्या मामला होंगे? मैं शेख साहब ये समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर 100 में से 10 बंदे टैक्स दे रहे हैं और वो किसी भी मजबूरी के तहत दे रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री वाले हैं, ट्रेडर हैं, और या कोई भी सेक्टर है, उसके ऊपर फर्दर बर्डन ना डाला जाए। जो इन्होंने टैक्स अगर कोई 2-4% कम किया है तो वो अच्छी बात है। तो टैक्स ऐसे सेक्टर पे लगाया जाए कि जो कि टैक्स नेट में नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या इन टैक्सेस में कमी करने के बावजूद जो IMF का प्रोग्राम है वो जारी रहेगा या उसके ऊपर कोई असरात? जी, बेसिकली तो देखें, जो भी ये जो अब बजट आ रहा है ये IMF की अप्रूवल के बाद ही ये, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो देखें कोई अवामी नुमाइंदा नहीं है, वो एक बैंकर हैं और वो समझ लें कि यहाँ पे IMF के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उनकी अप्रूवल के बगैर तो आप यहाँ पे बजट जो है पास नहीं, मतलब जो भी प्रपोजल या प्रपोज चीज़ें दे रहे हैं वो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें उनकी कंसेंट के मुताबिक ही चल रही हैं। वो एक जगह पे अगर कुछ चीज़ में रिलीफ देंगे तो किसी दूसरी जगह पे, जिस तरह के डायरेक्ट टैक्स जो पेट्रोलियम पे, लेवी पे आपने जैसे कहा कि 90 बिलियन जो है, तो वो आवाम से ही उन्होंने आम आवाम से कलेक्ट करना है। अच्छा ज़ुबैर साहब, इसमें जो मालियाती खसारा बताया जा रहा है वो 15,100 अरब रुपए है, तो आप क्या समझते हैं ये किस तरह कम हो सकते हैं? आप अगले बजट में देख लीजिएगा, अगर अल्लाह ना करे ये हुकूमत रही जी तो वो फिर आपको कम करके दिखा देंगे। पहली बात तो ये मालियाती खसारा किस तरह बनता है जी, किसको कहते हैं मालियाती खसारा? आपने किया क्या जी? आपने खरबों डॉलर IMF से कर्ज लिया, IMF उस आपकी जेब में है उस वक्त जब तक ट्रंप आपकी जेब में है, और वो आपको बराबर राज़ी रखेगा, आप उसको राज़ी रखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ IMF वो इदारा है जो दुनिया को ग़ुलाम बना के अपनी जेब में रखता है और वो अपने आकाओं के कहने पे जब चाहे उनका इस्तेमाल करता है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम IFM के चुंगल में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। उसको निकालने के लिए हमारे जो सोर्सेज हैं उनको डेवलप करना था। हुकूमत उन पे काम करती है। सबसे बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है शेख साहब? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ तुम फलानी जमात के हो, तुम फलानी जमात के हो, तुम फलानी जमात के हो, तुम्हारा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, तहरीक इंसाफ से है, तुम्हारा ताल्लुक़ मुस्लिम नून से है या जमात इस्लामी से है। किसी जमात का इंटेलेक्चुअल दूसरी जमात कभी कबूल नहीं करती है। होना ये चाहिए कि अगर आप हुकूमत में आए हैं, सबसे पहले पोजीशन के इंटेलेक्चुअल्स जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की में काम कर रहे हैं, उनको बुलाएं, उनके एक बोर्ड बनाएं, उससे अपने बंदे भी बिठाएं और उनसे पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम लें। ये वो तमाम मनसूबाजात जो
पिछली हुकूमतों ने शुरू किए होते हैं, चाहे उसमें अरबा डॉलर लगे हों, चाहे करोड़ों रुपए लगे हों, ये ख़त्म कर देते हैं इसलिए कि उस पर जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम नहीं है या उस पर नवाज शरीफ का नाम नहीं है, और अगर होगा भी तो फिर वो तख्तियाँ मिटा के नई तख्तियाँ लगा दी जाती हैं। इनका जहनी मरीज़ लोग हैं। अगर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहे तो पाकिस्तान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हमने रैकोटेक मंसूबा क्यों दिया दुश्मनों को? पेट्रोलियम मसनूआत जो पाकिस्तान में है, रियल मिनरल्स पाकिस्तान में है, वो तमाम आप गैर के हाथों में क्यों दे देते हैं? कोयला आपके पास दुनिया में 30 से चौथे नंबर पे कोयला आपके पास है, वो कोयले की प्रोडक्शन क्यों नहीं शुरू की? इतना कुछ रब्बे कायनात ने आपको दिया, पानी आपको दिया, 12 मौसम नहीं दिए, 4 मौसम दिए। रब्बे कायनात ने आपको हर चीज़ से नवाजा हुआ है, बट आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सियाहत, आप स्विट्ज़रलैंड को भूल जाए, पाकिस्तान में ऐसे मुकामात है सियाहत के, आप एक वहाँ अगर आप जाएँ नारायण का गान से ऊपर झील सैफुल मलूक में, एक 7 किलोमीटर का रोड नहीं आप बना सकें 20 साल से। वाई? जीप 2300 जीप आपके एमएनएस की हैं, वो जीप जो खड़ी हैं, जो वो 8,000 रुपये किराया लेती हैं ऊपर ले जाने का, आप रोड नहीं बनवा सकते जी। ये हमारे यहाँ जो बेईमानियाँ हैं, हमारे यहाँ जो करप्शन है, हमारे यहाँ सियासत को जो है गंदी गाली समझा जाता है। जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है तो बंदा उसे कहता है यार ये तुमने झूठ क्यों बोला? कहता सियासी गाली किसी, इसका मतलब सियासत जो है वो झूठ है। अल्लाह के नबी कहते हैं सियासत तो इबादत है। तो आप जब तक उसको इबादत नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। आप सब चोर डाकू लुटेरे समेट दिए जाओगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त आने वाला है जब अल्लाह की गिरफ्त आती है तो ये सारे जो गोरख धंधा बजट का सही आएंगे, तमाम खुद ब खुद मशीनें चलनी शुरू हो जाएंगी जब मेरा रब इस मुल्क पे करम करेगा। शाहिद साहब ये हमें बताइएगा कि वफाक जो है 7,824 अरब रुपए कर्ज और सूद की मद में जो है ना वो अदा करेगा। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि मालियाती खसारा 15,100 अरब रुपये है, 220 अरब रुपये के नए टैक्स भी लगाए गए हैं और 15,264 रुपये टैक्स हदफ भी है। इसके साथ साथ इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, जिस तरह सुपर टैक्स ख़त्म किया गया, ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारे मामला ये जो मौजूदा हुकूमत है, कुछ पॉलिसियाँ हैं इनके पास कि कोई मामला पाकिस्तान के बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस ट्रैक पे चल पड़े हैं हमारी कोई वापसी नहीं है। हम एक दलदल में फंसते जा रहे हैं। मतलब ये अपनी जिस तरह आपने पूछा ज़ुबैर भाई से कि जी हम अपना खसारा किस तरह कम कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो इशराफिया को अपना जो है जो शाह खर्चियाँ बंद करनी चाहिए। उसके बाद देखें हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो ऑलमोस्ट कोई $66 बिलियन है और इंपोर्ट बिल, और उसमें एक्सपोर्ट हमारी सिर्फ जो है 30 बिलियन के करीब है। तो ये अगर हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अगर वो 41-42 बिलियन डॉलर ना भेजें तो हमारा तो ये बुरा मतलब बजट ही नहीं बन सकता। तो इसमें मैं समझता हूँ कि लग्जरी आइटम्स पे जो है टैक्स लगाना चाहिए, उसको जो है मतलब एस रॉ मटेरियल और मशीनरी को प्रमोट करना चाहिए, यहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए और एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और अगर कोई भी पॉलिसी बनाए तो स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ज़ुबैर साहब, अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर हम आलमी सूरत हाल देखते हैं, अब पाकिस्तान के अब हमसाया ममालिक को देखें, इंडिया को देख लें, श्रीलंका को देख लें, नेपाल को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, तो वहाँ भी ये जो जंग लगी हुई है अमेरिका इसराइल ईरान जंग, उसकी वजह से वहाँ भी जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो बड़ी संगीन हो चुकी है। अब पाकिस्तान से बहुत बड़ी इकॉनमी है इंडिया, अगर आप उसका देखें उसकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है, उसका जो पूरी जो आप उसकी हिस्ट्री उठा के देख लें, इस वक्त जो 100 के करीब उनका रुपया डॉलर के करीब 100 रुपया $1 के करीब पहुंच चुका है, जो माजी में कभी भी नहीं हुआ था। तो आप क्या समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं ये दौरान जंग क्या दूसरे ममालिक से बेहतर? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है जी। दुआएं दें पाक फ़ौज को जी, जनरल आसिम मुनीर को जी, कि जिसने ये हुकूमत, ये दुनिया जो है इस वक्त ताकत की है जी, जिसने ताकत दिखाई और जिसने इंडिया के तैयारे राफेल समेत गिरा के राफेल की स्टॉक मार्केट में वैल्यू ख़त्म की, यह उसकी हिम्मत और बहादुरी की दाद है। हम लोग तो डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे जी, तो अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा सैयद भाई दे दिया कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर रहा है। जी। आप मुझे एक बात बताइएगा कि आपने फरमाया कि दुनिया में क्राइसिस है, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बट पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया है।
एक यूएई जो दूसरों के ग्रुप पे चला गया, उसने पाकिस्तान से $3.5 अरब फ़ौरन वापस मांग लिए जी, और पाकिस्तान ने उसको पैसे वापस कर दिए जी, वो कहाँ से आए जी, तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को ताकतवर, सऊदी अरेबिया आपसे कभी मुआहदा कर सकता था कि आप जनाब उससे दिफाई मुआहदे में इसका हिस्सेदार बने। कतर आपके साथ इस तरह खड़ा हुआ है क्योंकि उसने देखा कि पाकिस्तान एक इंतहाई ताकतवर इस्लामी मुल्क है और वो ताकतवर इस्लामी मुल्क किसने बनाया? ये आपके सियासतदानों ने नहीं बनाया, ये जिसने बनाया पूरी दुनिया को पता है, आलम इस्लाम को पता है जी, और कुफार तक गवाही देते हैं कि जनाब आसिम मुनीर वाकई एक गैरतमंद, एक बहादुर सपूत है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को बहुत पैसे थे, बेबहा पैसे, $2.5 अरब तो MBS ने हाथ में पकड़ा दिए, लो पकड़ो, कोई जरूरत हो तो रख लो, और अंडर हैंड पता नहीं कितना पैसा तमीमी ने इनको दिया कतर से। तो अगर ये कहते हैं कि हमें नुकसान है, हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ भाई, बहुत फ़ायदा हुआ हमें, लेकिन वो फ़ायदा ये उड़ा गए हैं, गरीब अवाम तक उसके सबरात नहीं आने दिए। पेट्रोलियम मसनूआत के 24 जहाज़ पी गए हैं, इनका हाजमा बहुत बड़ा है। तो ये सब कुछ अगर होता तो पाकिस्तान के गरीब अवाम को फ़ायदा मिलता। इनको एंड ऑफ द डे आप आटा चीनी सस्ती करते हैं, एंड फ़ायदा किसको होगा? आपको होगा यार, जब वोट पड़ेगा लोग कहेंगे यार पाकिस्तानी वहाँ गैरतमंद है, बोलते नहीं है। वक्त का हमारा पास जो है ना वक्त की थोड़ी सी किल्लत है। बड़ा मज़ा आया आपसे बात कर, आपकी ने बड़ी जो है ना इन्फॉर्मेशन दी। नाज़रीन, इस वक्त 18,500 अरब रुपए का बजट जो है ना वो पेश किया गया है, जिसमें तनख्वाहें, पेंशन, दूसरी चीज़ें, जो तनख्वाहदार तबका है उनको एक मखसूस लेवल तक जो रिलीफ दिया गया है। इसके साथ साथ जो हम ये देख रहे हैं, जो टैक्स का हदफ है 15,264 अरब रुपए जो है ना वो रखा गया है। इसके अलावा बजट में 220 अरब रुपए के मज़ीद नए टैक्स भी लगाए गए हैं। इस वक्त जो हम ये देख रहे हैं, वफाक 7,824 अरब रुपए कर्ज़ और सूद की मद में अदा करेगा। इस वक्त जो हम ये भी देखते हैं, जो मालियाती खसारा है वो तकरीबन 15,100 अरब रुपए है। तो नाजरीन, इसके साथ साथ अब अगर हम पूरी दुनिया की सूरत हाल पर नज़र डालें, उसमें में ये बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आएगा, जो इस वक्त पूरी आलमी जो मंडी है वो आबना हुरमज़ बंद होने की वजह से परेशान है, और इस तेल बंद होने की वजह से पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त तबाही का शिकार है। तो इस वक्त मौजूदा बजट में जो रिलीफ दिए गए हैं, सुपर टैक्स ख़त्म किया गया है, दूसरे टैक्सों में कमी की गई है, तो आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि इसका जो निचला तबका है, जो मिनिमम वेज इस वक्त जो तय की गई है, क्या आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे निचले तबके को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं। आज तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात हो।